ही हमारे दिमाग में स्कैम आता है। हर्षद ने लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया था, जिसकी आज के समय में कीमत 24,000 करोड़ रुपए है। ये स्कैम नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम को मिला दे तो भी उससे ज्यादा बड़ा स्कैम है आज के टाइम के हिसाब से। हर्षद का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता है। हर्षद का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 1976 में हर्षद ने अपनी बीकॉम कंप्लीट की और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियां की। उसके बाद हर्षद को पता चला कि शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर बना जा सकता है और 1981 में हर्षद ने अपनी जॉब छोड़ दी और बी अम्बालाल ब्रोकर को ज्वाइन कर लिया। बाद में जेएल शाह और नंदलाल सेठ के ब्रोकर बने और धीरे धीरे शेयर मार्केट की सभी बारीकियों को सीख गए। उसके बाद 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की और बीएससी का ब्रोकर बनके अपना ब्रोकर का बिजनेस शुरू किया। बस यहीं से हर्षद के घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। मात्र 6 सालों में हर्षद की कंपनी स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी। उसकी सफलता को देखकर हर तरफ हर्षद की तारीफ होने लगी थी। हर्षद को शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाने लगा था। हर्षद के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि वो लग्जरी लाइफ जीने लगा था। हर्षद के बारे में बोला जाता है कि वो जिस भी शेयर पर हाथ रख देता था उसकी कीमत आसमान छूने लगती थी। हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया था। गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट के खर्चों को पूरा करने के लिए सिक्योरिटीज जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसके जरिए गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट के खर्चों को पूरा करने के लिए मार्केट से पैसा उठाती है और पैसे के बदले में सारे इन्वेस्टर्स को कुछ ब्याज देती है। और सभी बैंक्स को इन सिक्योरिटीज में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी था और जब भी बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दूसरे बैंक को बेच देती थी और उनसे शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेती थी और कुछ दिनों के बाद तय किए गए ब्याज के साथ पैसा लौटाकर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप जौहरी के पास अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे लेते हो और थोड़े टाइम के बाद ब्याज के साथ पैसे वापस करके अपने जेवर को वापस ले लेते हो। ठीक इसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेते थे। रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर्स बैंक के बीच मीडिएटर यानी दलाल का काम करते थे। जिन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी होती थी उनके लिए बायर खोजते थे और जिन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी होती थी उनके लिए सेलर खोजते थे। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और मीडिएटर का काम करता था। रेडी फॉरवर्ड डील में कुछ लूपहोल थे जिनका इस्तेमाल करके हर्षद मेहता ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। मान लो 4 बैंक हैं, बैंक ए, बी, सी और डी। अब बैंक ए को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी है तो हर्षद बैंक ए के लिए बायर ढूंढता था। हर्षद बैंक ए से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता था और बायर खोजने के लिए कुछ समय मांग लेता था। और अब मान लो बैंक बी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो हर्षद बैंक बी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पैसे लेता था और सेलर खोजने के लिए कुछ समय मांग लेता था। और इस तरह हर्षद बैंक ए से ली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बैंक बी से लिया हुआ पैसा थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लेता था। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक ब्रोकर के नाम पर चेक इशू नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाले बैंक को अपना चेक सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने वाले बैंक के नाम पर इशू करना होता था, ना कि ब्रोकर के नाम पर। लेकिन इस केस में हर्षद एक फेमस ब्रोकर था। बैंक्स को हर्षद पर भरोसा था, जिसके कारण बैंक्स आरबीआई की गाइडलाइन को साइड करके सीधे हर्षद के नाम पर चेक इशू कर देते थे और बैंक से मिला हुआ पैसा हर्षद स्टॉक मार्केट में लगा देता था शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए। और जब बैंक ए हर्षद से अपनी बेची हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पैसा मांगती थी तो हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है। अब जैसे मान लो बैंक सी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो हर्षद बैंक सी से पैसे लेता था और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाकर देने के लिए कुछ दिनों का समय मांग लेता था। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आप अपने किसी दोस्त को उधार देते हो और थोड़े टाइम के बाद अपना पैसा वापस मांगते हो तो आपका दोस्त किसी और से पैसे लेकर आपको वापस दे देता है। जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती थी तब वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाले बैंक को एक बैंक रिसिप्ट देती थी, जिससे ये पता चलता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक चुकी है। हर्षद ने अपने स्कैम को और बड़ा करने के लिए फेक बैंक रिसिप्ट बनाई। जिन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी होती थी हर्षद उन बैंक को फेक बैंक रिसिप्ट दे देता था और बैंक हर्षद को ये सोचकर पैसा दे देती थी कि बैंक रिसिप्ट असली है। उसके बाद हर्षद उन पैसे को शेयर मार्केट में लगा देता था शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए। हर्षद ने एसीसी का स्टॉक सीधा 200 रुपए से 900 रुपए तक पहुंचा दिया था और जब शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे तब हर्षद अपने शेयर को बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाता था और बैंक्स को उनका पैसा वापस करके अपनी फेक बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था। हर्षद का ये स्कैम काफी लंबी टाइम तक चला, लेकिन जब मंदी आई तो शेयर के प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे, जिसके कारण हर्षद को बहुत ज्यादा लॉस हुआ और हर्षद बैंक से लिया हुआ पैसा वापस नहीं कर पाया। तभी 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने हर्षद को एक्सपोज किया। इस स्कैम से बैंक्स को करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था,
शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी। लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इस स्कैम के कारण कई सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने वालों में विजय बैंक के चेयरमैन भी थे। सीबीआई ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद को अरेस्ट किया और हर्षद को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और जेल में एक रात हर्षद की छाती में पेन हुआ, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। इस स्कैम के बाद बैंकिंग सिस्टम में मौजूद कमियां सामने आई और बाद में धीरे धीरे इन कमियों को सुधारा गया। तो ये था हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।